नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे बने, कई मुद्दे बिगड़े और कई मुद्दे लगातार कायम रहे। इस बीच एम फैक्टर और उससे जुड़े मुद्दे बहुत खास रहे, बहुत ज्यादा अहम रहे। ये एम फैक्टर ही है जिस पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आए और इस बार एम फैक्टर रह रहकर चुनावी फिजाओं में गूंजता रहा। कई बार लगा कि चुनाव कुल मिलाकर एम फैक्टर के इर्द गिर्द सिमट रहा है और इसके एक संयोगी कह लीजिए कि देश के बड़े सियासी मुद्दे एम फैक्टर पर निकले। मंदिर से मटन तक, मुस्लिम से मंगलसूत्र तक, मुगलों से मुजरे तक, हर जगह एम फैक्टर की गूंज दिखाई दी, सुनाई दी। आखिर क्या रहा 2024 का एम फैक्टर? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 2024 की चुनावी जंग में एम फैक्टर का रंग खूब चढ़ा और इस एम फैक्टर में एक फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रहा। मोदी फैक्टर इस चुनाव का सेंटर पॉइंट बना रहा। एक तरफ सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी करते रहे, तो दूसरी तरफ विपक्ष कहता रहा कि इस बार मोदी के नाम का जादू नहीं चलेगा। यानी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के जुबान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रहा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या एक बार फिर पीएम मोदी के दम पर हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेगी भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्ष मारेगा बाजी? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 2024 के चुनाव में एम फैक्टर एक अहम भूमिका निभा रहा है। कौन सा एम फैक्टर कितना कारगर साबित होगा, कौन सी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, किस पार्टी को कितको नुकसान मिलेगा, यह तस्वीर 4 जून को साफ हो जाएगी। लेकिन कुछ एम फैक्टर ऐसे भी हैं जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं और हैरानी की बात यह है कि एम फैक्टर की बात पूरे चुनाव में नहीं हुई है। ना तो सत्ता पक्ष ने जनता से जुड़े एम फैक्टर का जिक्र किया, ना ही विपक्ष ने अब तक सवाल किया कि वो एम फैक्टर जो आम लोगों से जुड़ा है उस पर बात की जाए। आखिर वो कौन सा फैक्टर है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव 2024 में यूं तो कई मुद्दे हावी रहे, कई मुद्दे छाए रहे। संविधान से लेकर आरक्षण, पाकिस्तान से लेकर पीओके जैसे तमाम मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे, जो पूरे चुनावी सफर में गूंजते भी रहे। और इस चुनाव को अगर करीब से देखें, गौर से देखें, तो 2024 के महासमर के पूरे सफर में अगर सबसे ज्यादा कोई मुद्दा छाया रहा तो वो था एम फैक्टर। ये एम फैक्टर ही है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर पूरे चुनाव में देते आए। पूरे चुनावी सफर को अगर देखें तो एम फैक्टर इस बार निर्णायक साबित हो। 2024 के चुनाव में एम फैक्टर की कितनी जरूरत है, इससे किस पार्टी को नुकसान, किसको फायदा हो सकता है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले साल 2024 के चुनाव में एम फैक्टर आखिर क्या है, वो कौन कौन से एम फैक्टर हैं जो 2024 के चुनाव में छाए रहे, वो जरा समझ लीजिए आपकी स्क्रीन के जरिए।
पहले एम का मतलब मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में सेंटर पॉइंट बने रहे हैं। दूसरे एम का मतलब है मंदिर, मंदिर किसने बनवाया, कौन मंदिर के खिलाफ, यह बड़ा मुद्दा रहा। तीसरा एम फैक्टर यानी महिला, महिला अस्मिता का मुद्दा पूरे चुनाव में छाया रहा है। और चौथे एम का मतलब मुसलमान, संसाधनों पर किसका हक चुनाव में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है। पांचवें एम का मतलब है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। छठे एम का मतलब होता है मटन, मछली खाने पर सवाल हुआ तो संस्कारों की दुहाई दी गई। और सातवें एम का मतलब मुगल कौन, मुगलों का समर्थक है जिस पर प्रहार किया गया। और आठवें एम का मतलब होता है मुजरा, मुजरा करने वाली जमात कौन। ये तमाम वो मुद्दे थे, एम फैक्टर था जो लगातार 2024 के चुनाव में छाया रहा और इसी को भुनाने की कोशिश लगातार तमाम पार्टियां करती रही। 2024 के चुनावी जंग में एम फैक्टर का रंग खूब सर चढ़कर बोल रहा। सच तो यह है कि इसी एम से निकले मोदी फैक्टर की धुरी पर ही पूरी चुनावी लड़ाई लड़ी गई और मोदी फैक्टर इस चुनाव का सेंटर पॉइंट बना रहा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं। लगातार 2 बार चुनाव जीतने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का रिकॉर्ड 38 साल बाद किसी ने बनाया तो वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सारे उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष को लगता है कि अब की बार मोदी का नाम नहीं, जादू नहीं चलेगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए विपक्ष के 3 बड़े नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि ये तीनों नेता 2024 के चुनाव में क्या दावा और क्या वादे कर रहे हैं। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ है अभी। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। जनता में दिखाई दे रहा है आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। अब की बार किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब 4 जून को मिलेगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। 18वीं लोकसभा के इस चुनाव में एम फैक्टर ही यहां वहां जहां तया छाया रहेगा। मोदी अगर धुरी है तो इस धुरी के चारों तरफ एम फैक्टर ही मुद्दों के तौर पर घूमता रहा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह फैक्टर है मंदिर, मुसलमान, मंगलसूत्र, महिला, मटन से लेकर मछली, मुगल, मुजरा तक छाया रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एम को बड़े अच्छे तरीके से डिकोड किया है। 2024 के चुनाव में एम फैक्टर को लेकर, एम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। मुझे अफसोस है, पीड़ा है इस बात की कि 10 साल आप इस देश के प्रधानमंत्री रहे, रोजगार कितना दिया ये नहीं बताते, महंगाई कितनी कम की नहीं बताते, काला धन कितना लाया नहीं बताते, 15 लाख क्यों नहीं दिया नहीं बताते,
पक्के मकान क्यों नहीं दिए नहीं बताते, रुपया कमजोर क्यों हुआ नहीं बताते। आप 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मां से मोदी, मां से मुसलमान, मां से मुगल, मां से मदरसा, मां से मंगलसूत्र, और अब आपने सारी हदें पार कर दी, मां से मुजरा कह रहे हैं। मैं तो मोदी जी, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मोदी जी की सभा में गलती से ना जाना, नहीं तो मां से मां की गाली दे देंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर मंदिर की बात करें तो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर राष्ट्र को समर्पित किया। तभी से यह लग रहा था कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। यूं तो प्रभु राम, श्री राम भारत की मर्यादा के प्रतीक पुरुष है, लेकिन मंदिर का निर्माण चुनावी घमासान में उतर ही आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक राम मंदिर के मुद्दे पर पूरे चुनाव में उठाते रहे। लगातार राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि राम मंदिर को लेकर, इनकी सरकारों को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? ये सौभाग्य का दिन देखने का अवसर किसी ने आपको दिया है तो ये मोदी जी ने दिया है, भाजपा ने दिया है। जब इनकी सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या किया था? तब कांग्रेस ने कहा था राम तो हुए ही नहीं, भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का मौका मिला। मंदिर निर्माण बीजेपी का खास चुनावी मुद्दा रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने पूरा किया। इससे 80% हिंदुओं में अपनी पैठ बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल सकती है। राम मंदिर के सवाल पर हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बनाने की कोशिश होती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 140 करोड़ लोगों यानी सारे हिंदुस्तानियों के आत्म गौरव से जोड़ दिया। जब मामला 400 पार के दावे का हो तो उसके लिए अयोध्या के बाद काशी के पन्ने का भी चुनावी सभाओं में जिक्र होता है, उन पन्नों को खोल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने कहा कि अगर 400 पार का लक्ष्य पूरा हुआ तो काशी में जहां ज्ञानवापी मस्जिद है वहां भव्य मंदिर बनेगा। यानी मंदिर का मुद्दा पूरे चुनाव में खूब छाया रहा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हेमंत विश्वा शर्मा को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए कि मंदिर को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए,
और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का अभी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एम से मंदिर है जो बन गया। चुनाव में यह मुद्दा खूब उछाला गया। एक एम से मुसलमान भी है जो जाने अनजाने में हर चुनावी मुद्दा बन जाता है, और इस चुनाव में भी मुसलमान अहम मुद्दा रहा है। सबसे पहले विरासत टैक्स पर मचे घमासान और फिर कांग्रेस की तरफ से आरक्षण की सीमा बढ़ाने का ऐलान मुसलमानों को चुनावी मुद्दा बना दिया। चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर 2 बयान दिए हैं। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला दिया और मुसलमानों पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में समुदाय विशेष के लिए घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला जैसी बातों का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस आपसे संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट देगी, जिसके बाद चुनाव की धुरी पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट हो गई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने मुसलमान को लेकर शुरुआत कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मुस्लिम शब्द अक्सर वोटों के ध्रुवीकरण का सबब बन जाता है। उससे सावन नवरात्र में मटन मछली का मुद्दा भी बहुत कुछ कह जाता है। चुनावी मुगलई तब और ज्यादा हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के उधमपुर से सावन और नवरात्रि में मटन मछली के वीडियो से मुगल सोच के तहत चुराने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इससे पहले मछली खाते हुए तेजस्वी यादव का एक वीडियो आ चुका था। सावन के महीने में राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के घर का मटन बनाकर सीखा, तो बीजेपी ने इसे भी चुनावी मुद्दा बना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद से बीजेपी और विपक्ष की पार्टियों में मटन मछली मुर्गे मुगलई सोच पर जोरदार बहस होने लगी। मैं आपको वो बयान भी सुनवाना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है कि मटन मछली मुगल चिकन की तब की शुरुआत होगी। सुन लीजिए आप। सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना
आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ऐसे भावनात्मक मुद्दों के बीच महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सवाल भी एक बड़ा मुद्दा बना। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने के साथ लखपति दीदी बनाने के वादे के बीच बात मंगलसूत्र तक पहुंच गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और मंगलसूत्र की बहस में तब्दील कर दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली के बाद चुनावी चर्चा का केंद्र हिंदू मुसलमान हो गया। बीजेपी कहती रही कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी, लेकिन इसके 2 दिन के बाद उत्तर प्रदेश की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि मुद्दा हिंदू मुसलमान से एक कदम आगे बढ़कर चुनावी बहस का मुद्दा महिलाओं के मंगलसूत्र तक आ गया। अलीगढ़ की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस महिलाओं से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। महिलाओं के आत्मगौरव के साथ साथ भावनात्मक मुद्दों को जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। अब पीएम मोदी का मंगलसूत्र वाला वो बयान भी आपको सुनवाना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिया, और इसके सियासी मायने भी खूब निकाले गए। आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी। बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर इसे सीधे मुसलमान और मंगलसूत्र से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है कि मंगलसूत्र महिलाओं की भावना, आत्मगौरव से जुड़ा है और चुनाव में भावनात्मक मुद्दे और आत्मगौरव से जुड़े मुद्दे खूब चलते हैं। इसीलिए जब भारत जोड़ो यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि हम शक्ति से लड़ना चाहते हैं, तो शक्ति को पीएम मोदी ने नारी शक्ति से जोड़ दिया। राहुल गांधी के शब्द बाण को अपना चुनावी हथियार बनाकर राहुल पर ही वार कर दिया। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शक्ति वाला बयान भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से नारी शक्ति से जोड़ा, आप खुद सुनिए। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सारे एम फैक्टर एक बड़े मुद्दे के तौर पर पूरे चुनाव में छा रहे हैं। इस बार एम फैक्टर निर्णायक साबित हो सकता है। कौन सा एम फैक्टर कितना कारगर साबित होगा और कौन सी पार्टी को कितना फायदा मिलेगा,
ये 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कुछ अहम फैक्टर ऐसे भी हैं जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अहम मतलब महंगाई है, जो लोग की माली हालत से सीधा ताल्लुक रखती है और एक बड़ा मुद्दा है, बुनियादी मुद्दा है। लेकिन चुनावी मौसम में महंगाई वाला मुद्दा गायब रहा। हिंदुस्तान की जनता की जेब पर जो मसला सीधे चोट करता है वो महंगाई का मुद्दा है। और इस चुनाव से ठीक पहले CSDS ने सर्वे किया था और इसमें पता चला कि बेरोजगारी और बढ़ती कीमतें मतदाताओं के लिए प्रमुख मुद्दे हैं। गांव, शहर, कस्बे में सर्वेक्षण में लोगों का यह मानना था कि महंगाई बहुत बड़ा अहम चुनावी मुद्दा है। ऐसे में चुनाव में अहम यानी महंगाई फैक्टर पर चर्चा ना होना हिंदुस्तान के मतदाताओं को हैरान करता है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को परेशान करता है। और यह हमारे देश के नेताओं की सोच है कि इस पूरे चुनाव में महंगाई पर किसी ने बात नहीं की, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दे चुनावी मुद्दों से गायब रही, चूंकि हिंदुस्तान में यह बुनियादी जरूरत है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी कि हिंदुस्तान में महंगाई को कैसे काबू में किया जाए और किस तरीके से हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की आवाम को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।